हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स टू टॉपर्स सक्सेस मंत्रा शो। आज हमारे साथ बोथरा क्लासेस के 3 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेई एडवांस 2021 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट अचीव किया है। आज हमारे साथ है नमन सोनी जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 6 है। साथ में है परम शाह जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 52 और साथ में है राघव अजमेरा जिनका ऑल ओवर इंडिया रैंक 93। सबसे पहले मैं आपको इस बहुत ही बढ़िया रैंक अचीव करने के लिए है ना ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहता हूँ, आपको भी आपके परिवार वालों को भी। ठीक है नमन, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो सबसे पहले नमन प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम नमन सोनी है। मैं गुजरात बोर्ड का स्टूडेंट हूँ। मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर रहती है। मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना है। Hello, my name is Param Shah. I live with my parents. I'm from CBSE board, and my elder sister is married. And my hobbies are playing guitar and dancing. हेलो, मेरा नाम राघव अजमेरा है। मैं भी गुजरात बोर्ड से हूँ। मेरे घर पे मम्मी पापा दादा दादी और मेरा बड़ा भाई है। मेरा बड़ा भाई भी आईआईटी में है। तो एक ही घर से दो आईआईटीएन है, बहुत ही बढ़िया। तो नमन, इंडिया में आईआईटी जैसा डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होना अपने आप में बड़ी बात है ना। आपने अचीव किया है ऑल ओवर इंडिया रैंक 6, गुजरात स्टेट के आप टॉपर हो। कैसा लग रहा है? हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? मैं अभी तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। क्या ये मतलब आपने पहले से एक्सपेक्ट किया हुआ था कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तब ये एक्सपेक्टेड था कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आएगा? मैंने पढ़ाई कभी ऐसे रैंक डिसाइड करके की ही नहीं। मतलब मेरे टीचर्स ने ऐसा ही सिखाया है कि कभी ऐसे रैंक डिसाइड मत करो, बस अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करो। और मतलब ऐसा था कि रिजल्ट अच्छा आएगा, रैंक का कुछ दिमाग में नहीं था ऐसे। ओके, फाइन फाइन। परम, टेल अस समथिंग अबाउट योर ड्रीम कॉलेज और ड्रीम ब्रांच, और वो आप क्यों परस्यू करना चाह रहे हो? When I started preparing, मुझे तब ऐसा माइंड में बैठ गया कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ना है। और क्योंकि कंप्यूटर साइंस इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि कंप्यूटर्स में फ्यूचर बहुत ब्राइट है और वही पढ़ना चाहिए अभी। और और मुझे एक ऐसा भी था कि इंडिया के टॉप स्टूडेंट्स के साथ पढ़ने का मौका मिले, जो अभी हो जाएगा बस रियलिटी में। बहुत ही बढ़िया है ना। तो आप अभी कहाँ से परस्यू करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? आईआईटी बॉम्बे से। राघव, क्या आपने बचपन से सोच रखा था कि आप इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, या कब ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि आपने सोचा कि लेट अस परस्यू द करियर इन इंजीनियरिंग? मुझे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट तो स्टार्टिंग से ही था और वो स्ट्रॉन्ग भी था। पर 8 स्टैंडर्ड में मेरे को मेरे सिस्टर ने रिकमेंड करा कि मुझे कोई क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बोथरा क्लासेस ज्वाइन करने का। और तब मुझे पता नहीं था कि ये JEE एडवांस और मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। पर जब मैं ज्वाइन मैंने 9 स्टैंडर्ड में करा और तब बताया गया कि ये एग्ज़ाम होती है और इसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मतलब आपका पहले से मैथमेटिक्स की तरफ एक बैंड तो था ही, लेकिन एग्जामिनेशन ये सारे होने वाले हैं इसके बारे में आइडिया आपको आई गेस यहाँ पे आने के बाद लगा। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर हम आप बताओ कि आपने अपना जर्नी बोथरा क्लासेस के साथ कब चालू किया? मैंने, नमन, राघव, हम सब एक बैच में ही थे। 9th स्टैंडर्ड से फाउंडेशन कोर्स पढ़ रहे थे। जेई का जो एग्ज़ाम है वो इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इन इंडिया। सो मेरा सवाल नमन से है, क्या आपको जब फाउंडेशन में ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे कुछ आइडिया था कि ये कितना टफ है, कैसी जर्नी होने वाली है, 12th स्टैंडर्ड तक कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसका कुछ आइडिया था पहले से? नहीं, मुझे 9 स्टैंडर्ड में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है। धीरे धीरे होता गया। और पर मेरे पास कभी ऐसे प्रेशर आया ही नहीं, क्योंकि सब एकदम स्मूथली चलता रहा। राघव, फाउंडेशन में क्योंकि आप स्कूल भी जाते थे तो स्कूल का भी कुछ करिकुलम होता है और यहाँ पे फाउंडेशन में भी पढ़ रहे हैं, तो स्कूल का करिकुलम और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसको कैसे मैनेज करते थे? यहाँ क्लासेस तो सिर्फ सैटरडे संडे होती थी 3 आवर्स। तो मैं ऐसा करता था कि संडे सुबह होती थी मॉर्निंग में, तो वहाँ से घर पे आके मैं पूरा रिवाइज करता था जो भी पढ़ाया है सैटरडे संडे। और डेली 1 आवर मैं क्लासेस के वर्क को देता था। ओके। राघव, जब आप लोग फाउंडेशन में 9th में ज्वाइन हुए फिर उसके बाद 10th में आए होंगे, 10th में बोर्ड का अपना अलग प्रेशर होता है
और काफी सारे स्टूडेंट्स मतलब उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते, या मतलब उनको ऐसा लगता है कि इस प्रेशर के साथ हम लोग फाउंडेशन का जो कोर्स कर रहे हैं वो कैसे करें, तो आपने वहां पर कैसे मैनेज किया था? मुझे भी प्रेशर लगा था 10th का, पर मैंने एंडिंग में जब आने वाला था बोर्ड्स उसके 2 to 3 months पहले क्लासेस का पढ़ना बहुत कम कर दिया था और फुल फोकस बोर्ड पे ही रखा था। ओके, एंड यू परम? मेरे रिलेटिव्स के से साइड के भी बहुत प्रेशर था कि 10th में अच्छा परफॉर्म करना है और मुझे भी अंदर से करना था। तो मैंने बोथरा क्लासेस की सारी क्लासेस रेगुलरली अटेंड करी थी और उसमें बहुत ध्यान देता था, जिससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते गए। और जैसे भी स्कूल में फ्री पीरियड मिल गया या ऐसा कुछ, तो तब बोथरा का होमवर्क कर देता था। वैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ी हो जाती थी दिन में। राघव, आप बताइए, अ, आपका वीकली शेड्यूल क्या रहता था? 9th स्टैंडर्ड, हाँ, 9th स्टैंडर्ड में तो जैसे कि डेली तो क्लासेस होती नहीं थी, तो स्कूल का ही वर्क करता था, पर 1 to 2 hours क्लासेस को देता था और रेस्ट ऑफ द टाइम मैं खेलता था और बाकी चीज़ें करता था जिसमें भी इंटरेस्ट था, क्योंकि मुझे पता था कि बाकी 11th 12th में मैं वो कर नहीं पाऊंगा, मुझे छोड़नी पड़ेगी वो चीज़ें। हाँ, तो मतलब आपने पढ़ाई के साथ साथ और बाकी करिकुलर एक्टिविटीज के ऊपर भी फुल फोकस रखा है 9th और 10th में, राइट? तो एक कितने घंटे पढ़ते थे डेली? 1 hour क्लासेस का और 2 hours इतना स्कूल का बस। 1 आवर्स क्लासेस अटेंड करते थे, नहीं, क्लासेस का जो भी रिवीजन करते थे 1 आवर, और उसके अलावा 2-3 आवर्स स्कूल का, और 4 hours इतनी स्कूल होती थी। तो फाउंडेशन ईयर्स में आपने क्या स्टडी मटेरियल सॉल्व किया? सबसे इम्पोर्टेंट तो फाउंडेशन में होता है कि नोट्स को पूरा अच्छे से करना और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना, वरना कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा पढ़ने का। और उसके बाद जो भी क्लासेस से मॉड्यूल देते हैं वो करना, बस वो इनफ रहता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। मतलब जो भी बोथरा क्लासेस से आपको मॉड्यूल मिलते थे सिर्फ वही सॉल्व करते थे, उसके अलावा कोई और बुक्स वगैरह नहीं करते थे? नहीं, उसके अलावा और कोई बुक्स नहीं करी थी। ओके, वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि भाई सिस्टमेटिक और फोकस्ड वे में आपने मतलब लिमिटेड चीज़ें की होगी शायद, और वो परफेक्टली की होगी एज कम्पेयर टू बहुत सारी चीज़ें करे, है ना? बहुत बढ़िया चीज़। पर हम जैसे कि कुछ स्टूडेंट है कि जो फाउंडेशन कोर्सेज नहीं करते, डायरेक्टली एनरोल होते हैं 11th में, और आप तीनों ने 9th में ही यहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 2 साल फाउंडेशन कोर्स किया और उसके बाद 11 ज्वाइन किया। सो व्हाट डिफरेंस यू फील कि भाई व्हाट एडवांटेज और व्हाट पर्क्स यू हैड एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स दोज हु आर डायरेक्टली एनरोल इन 11th स्टैंडर्ड? तो 9th 10th में फाउंडेशन करने से एक एडवांटेज ये हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बेसिक सब बहुत अच्छे क्लियर हो गए थे, तो मुझे बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ा 11th में। जबकि मैं देखता था मेरे पीयर्स को जिन्होंने 11th में ज्वाइन किया था कि उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है सारे इनिशियली टॉपिक समझने में, लेकिन मेरा ट्रिग्नोमेट्री और लॉगरिज्म्स वो सब पहले से क्लियर था, तो मैं मेन जो चैप्टर्स है उस पर जंप कर सका डायरेक्टली। और दूसरा एडवांटेज ये था कि मैं मेरा सिलेबस जल्दी ख़त्म कर सका, जिससे मुझे मॉक टेस्ट और रिवीजन का बहुत टाइम मिला था। तो जैसे कि स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 10 गोइंग 11th में बहुत बड़ा जो गैप है ना, एक टफनेस लेवल का बोलो या प्रिपरेशन का लेवल का बोलो या कंटेंट लेवल का बोलो, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए शायद थोड़ा इजी हो गया है, शायद वो गैप थोड़ा छोटा हो गया, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो राघव, जैसे कि आपने एक बताया कि आपने 9th 10th में आप इस तरीके से कुछ आप शेड्यूल है, वीकडेज और वीकेंड्स, उस तरीके से आपने मैनेज किया, लेकिन जब आप 11th में आए तो आपका डेली रूटीन शेड्यूल क्या रहता था? 11th में तो पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये था कि जो भी बाकी एक्टिविटीज़ है उनको सबको रिड्यूस करना, जैसे कि खेलना, अपने फ्रेंड से मिलना और मोबाइल, उन सबको रिड्यूस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और शेड्यूल वीक में 5 days क्लास होती थी हमारी, तो 4.5 hours इतनी क्लासेस होती थी और उसके बाद 3 hours इतना सेल्फ स्टडी, 3 to 4 hours, तो डेली 8 hours इतने की स्टडी में करता था और वो इनफ है। पर उसके साथ ही मैं रोज़ टीटी खेलता था, सिर्फ एक ही स्पोर्ट में खेलता था टीटी, हाफ एन आवर जितना पापा के साथ। तो आप हर रोज स्पोर्ट्स भी खेलते थे और 8 आवर्स का स्टडी भी करते थे, तो जो 8 आवर्स का स्टडी है उसमें मतलब वो सेल्फ स्टडी में शायद जो यहाँ से आपको होमवर्क दिया है आप वही करते थे या कुछ और भी करते थे क्या? सबसे पहले तो नोट्स रिवाइज करना और यहाँ से जो होमवर्क दिया है, और अगर टाइम बच जाए तो जो पहले के वीक टॉपिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करना। अच्छा, ठीक है।
नमन आप बताओ, जैसे कि आप 11th में आए तो आपने जैसे 2 साल है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में बहुत वास्ट सिलेबस है, तो सबको ऑर्गेनाइज रखते हुए आगे चलना, उसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो आपने अपने नोट्स कैसे बनाए? क्या कोई स्पेशल टेक्निक था नोट्स प्रिपरेशन के लिए? हाँ, वो नोट्स में मैं यू ऐसा करता था कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते थे, जैसे कि कोई रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट हो गई केमिस्ट्री में, तो उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता था। और जब चैप्टर फिनिश होता था तो उसके बाद मैं फिजिक्स और मैथ्स में जैसे कोई क्वेश्चन हो तो उससे क्या कॉन्सेप्ट सीखने मतलब अप्लाई हुआ, और उसके आगे एप्लीकेशंस क्या है, मतलब और कौन से क्वेश्चंस इस टाइप के बन सकते हैं, वो भी सोच लेता था एक बार। और अगर तब सोच पाऊँ तो लिख भी देता था पीछे नोट्स के। ये जो आपका आंसर है और ये जो आपका कंसेप्ट है, मतलब वाकई बहुत सारे स्टूडेंट को सीखना चाहिए इससे, कि एक कंसेप्ट को लेते हुए उसके आगे पीछे वाले जो टॉपिक्स है उसको भी कवर अप करें, मतलब कि एक ही क्वेश्चन से 10 एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वैसा ध्यान रखा जाए, है ना? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो नमन, आपने जैसे कि 11th 12th में क्या स्टडी मटेरियल यूज़ किया था? मैंने 11th 12th में मैथ्स के लिए तो एक तो बोथरा की मॉड्यूल्स और एस के गोयल का यूज़ किया था, और बाद में सेंगेज सेंगेज भी यूज़ की थी। फिर फिज़िक्स में मैंने मैकेनिक्स के लिए डीसी पांडे और बोथरा की बुकलेट्स की थी, और कुछ कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने सेंगेज भी की थी। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बोथरा की मॉड्यूल्स और एन अवस्थी की थी। इनऑर्गेनिक के लिए बोथरा की मॉड्यूल्स और वीके जायसवाल, पर उससे कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स ही किए थे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बोथरा की मॉड्यूल्स और हिमांशु पांडे की थी। बहुत सारी बुक्स हो गई नहीं? ना? तो आप भी कितना घंटा पढ़ते थे दिन का? 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स का सिंसियर स्टडी। अच्छा, ठीक है। तो परम आप बताओ, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जैसे 9th और 10th में, उनका जैसे मैथमेटिक्स में स्कोर देखा जाए तो 100 में से 95 रहता है। एनसीईआरटी सॉल्व करते हैं या आरडी शर्मा सॉल्व करते हैं, तो जितना उनको एक्सरसाइज वगैरह में से होमवर्क मिलता है सब कुछ हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो 11th में आते हैं, एक सीवियर सेटबैक मिलता है कि जो होमवर्क पहले 10 क्वेश्चन मिलते थे, 10 में से शायद 10 हो जाए, या कभी कभार 8 या 9 तो हो ही जाते थे। लेकिन अभी फिलहाल ऐसा था कि भाई 11th में जब आए तो मान लो कि आपको 50 क्वेश्चंस मिले, तो कितने परसेंट लगभग आप क्वेश्चंस कर पाते थे, या क्या था उसमें आपका सिनेरियो? इनिशियली तो मैं भी बहुत कम ही कर पाता था, मेरे से भी क्वेश्चंस बहुत नहीं बनते थे, तो 40-50% पहले पहले करता था। और तब मैं एक गलती ये करता था कि डाउट्स को इग्नोर कर देता था क्योंकि मैं बहुत लेज़ी था। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि रियलिटी हिट मी हार्ड, तो मैंने फिर डाउट्स को सॉल्व करना चालू किया, टीचर्स को पूछना चालू किया, डाउट्स रह जाते थे तो डाउट काउंटर पे जाना चालू किया, और उससे मेरी एफिशिएंसी बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे 70-80% हो गई। फिर फ्रेंड से डिस्कशन किया, तो वैसे फाइनली 5-10% डाउट ही बचते थे, तो वो अच्छा रहा। जैसे कि आपने बताया कि इनिशियली 45 to 50% क्वेश्चंस फर्स्ट अटेम्प्ट में आप बनाते थे, तो क्या वो परसेंटेज फिर विथ टाइम 11th एंड या 12th स्टार्टिंग 12th एंड, वो विथ टाइम क्या वो परसेंट बढ़ता गया? हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चैप्टर के क्वेश्चंस है उसमें दूसरे चैप्टर्स की भी बहुत हेल्प लग सकती है कभी कभी। तो जैसे जैसे आपके चैप्टर्स ख़त्म होते जाएंगे वैसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ही बढ़ती जाएगी, तो उससे वो तो बढ़ना ही है, इंक्रीज तो होगा तुम्हारा परसेंटेज। सो राघव, काफ़ी होमवर्क वगैरह भी आपको यहाँ पे मिलता होगा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। और जब भी होमवर्क करते थे तो ये काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट रहता है जो भी प्रिपरेशन करते हैं कि होमवर्क हमें कैसे करना चाहिए, आराम से सॉल्व करना चाहिए या उसको एक टेस्ट की तरह टाइम बाउंडेड मैनर में करना चाहिए। तो आप कैसे सॉल्व करते थे होमवर्क को? मैं जनरली तो टाइम बाउंडेशन में ही करता था। खासकर मैथ्स, उसको तो टाइम बाउंडेशन में ही करना चाहिए। पर जैसे कि फिज़िक्स है, उसके लिए सिर्फ टाइम बाउंडेशन में करना और आंसर लाने से काम नहीं चलेगा। वो कॉन्सेप्ट क्लियर करना और किस तरीके से और नए क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर क्या नई अप्रोच लगा सकते हैं, तो वो सब भी सोचना चाहिए फिज़िक्स के लिए। तो उसमें ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। और केमिस्ट्री में तो टाइम बाउंडेशन से ही करना चाहिए, वो करता ही था मैं भी वो। सो मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस है वो टाइम बाउंडेड मैनर में ही करनी चाहिए। मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है।
क्या इसका हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मैथ्स के अंदर क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो हमें एक वो टाइम बाउंडेड मैनर में करने की आदत होनी चाहिए क्योंकि वो टेस्ट में भी हेल्पफुल रहेगी। हाँ, टेस्ट में ही मैथ्स को जनरली सब बच्चे शायद ज़्यादा टाइम ही देते हैं 1 आवर से, तो उसको रिड्यूस करने के लिए अगर टाइम बाउंडेशन में करेंगे तो टाइम वो नियरली 1 आवर से कम होगा, तो बहुत ही एडवांटेज मिल जाता है फिर पेपर में। राइट राइट राइट। अच्छा परम, जब आप होमवर्क सॉल्व करते थे घर पे, तो उस टाइम पे जैसे भी ये कर रहे हैं, टाइम बाउंडेड मैनर में कर रहे हैं या उसको कैजुअल मैनर में सॉल्व कर रहे हैं, तो किसी क्वेश्चन में अगर अटक जाते थे तो फिर वहां पर क्या प्रोसेस रहता था? तो सबसे पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत होती थी, मैं क्वेश्चंस को ईगो पे ले लेता था। तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है कि ईगो पे नहीं लेना चाहिए, और कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो जैसे आ जाता है तो मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स दे के उसको छोड़ दो एक बार। राठी सर हमें हमेशा से कहते थे कि क्वेश्चन को छोड़ के करो, एक बार करके मत छोड़ो, छोड़ के करो। तो उससे हेल्प रहती थी। और बाद में क्योंकि उसमें क्या होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और आगे हो ही नहीं रहा है, तो हम बार बार वही गलती करेंगे, हमें खुद पता नहीं चलेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो उस नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम सॉल्व करोगे तब स्टार्टिंग से वापस करोगे तब पता चलेगा कि पहले क्या गलती कर रहे हैं। तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है किसी क्वेश्चन के लिए वो गलत जा रहा है, उसकी वजह से गलत हो रहा है, तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम देने का कोई सेंस नहीं है। तो लेट से हमने उसको सॉल्व किया, वो नहीं हुआ, तो फिर उसको हम फिर डाउट में, टीचर्स को पूछ सकते हैं। और फिर उसको वापस से खुद से सॉल्व करते थे। हाँ, वापस सेकेंड टाइम एक बार ट्राई कर देने का, फिर टीचर्स को बोल। राइट राइट। नमन, कुछ जैसे काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि टेस्ट लिखते हैं, लेकिन टेस्ट के रिगार्डिंग कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं होती है, जिस ऑर्डर में पेपर मिला उसको सॉल्व कर लिया, जैसे जैसे क्वेश्चन आते गए उसको सॉल्व किया। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था या आपकी कोई टेस्ट देने की एक स्ट्रैटेजी थी? नहीं, मेरी एक टेस्ट स्ट्रेटेजी थी, पर वो डिफ़र करती थी। जेई मेंस में मैं सब्जेक्ट वाइज करता था, जैसे पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और लास्ट में मैथमेटिक्स। पर जेई एडवांस में मैं ऐसा करता था, जो जो क्वेश्चंस मुझे, जैसे सिंगल करेक्ट टाइप है वो थोड़े इजी होते, तो वो टाइप मैं पहले करता था, और उसमें जो इजी क्वेश्चंस हो, जो एकदम आसानी से हो रहे हो, सबसे पहले उन्हें। फिर जो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हो, उनको मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ वैल्यूज़ नोट कर देता था, जैसे कि कोई भी वैल्यूज़ दी हो तो उसको सिर्फ ऐसे अलग से नोट कर देता था, ताकि अगली बार करूँ तो मुझे क्वेश्चंस वापस पढ़ने ना पड़े। और फिर जो क्वेश्चन मुझे बिल्कुल ना पता चले वो एकदम एंड में करता था। ओके, वेरी गुड स्ट्रैटेजी। अब क्या टेस्ट देने के बाद उस टेस्ट का एनालिसिस भी करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए? आप कैसे करते थे टेस्ट का एनालिसिस? पहले मैं यही गलती करता था कि मैं टेस्ट को एनालाइज ही नहीं करता था, जिसकी वजह से मेरा बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता था, जहाँ था वहीं रहता था। तो फिर मैंने बाद में मतलब सर से पूछ के बोला उन्होंने कि टेस्ट एनालाइज करना चाहिए, तो मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया। तो जो भी क्वेश्चंस में जैसे मैं टेस्ट में अटका हूँ, जिनमें मैंने टाइम लिया है, सबसे पहले उनको शॉर्ट और एफिशिएंट वे में ट्राई करता था, और तब भी अगर ना हो तो सर से डाउट्स पूछता था, और जो नहीं हुए हो उनको तो एक दो बार ट्राई करता था और फिर सर से पूछ लेता था। क्या आप हर टेस्ट के बाद ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करते थे कि कोई पर्टिकुलर वीक टॉपिक है क्या, क्या हमको उसके ऊपर इम्प्रूव करना चाहिए, ऐसा कुछ एनालिसिस भी करते थे? हाँ सर, ऐसा एनालिसिस भी करता था। जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते थे जिसमें मेरे को दूसरे चैप्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती थी। मोस्ट प्रोबेबली एसओटी ऐसा ही टॉपिक था जिसमें मुझे वेक्टर्स और कोऑर्डिनेट की वजह से ही क्वेश्चन करना पड़ता था, तो एसओटी मेरा बहुत वीक था। तो मैंने उस पर फिर फार्मूला रिवाइज किए और कैसे यूज़ करूँ वो देखता था। राघव, 2 साल का ये लंबा प्रिपरेशन है। 10 गोइंग 11 स्टूडेंट को ऑलरेडी स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी लगता है। पहले काइनेमेटिक्स का सदमा लगता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री का सदमा लगता है, और वो थोड़ा डिफिकल्ट फेज होता है स्टार्टिंग के 1 और 2 मंथ्स। फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं कोप अप करके आगे बढ़ता है। 3-4 मंथ्स के बाद जब वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास में या रोटेशन मोशन में होता है, या इक्विलिब्रियम पढ़ रहा होता है केमिस्ट्री में या लाइकवाइज मैथमेटिक्स में, तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि वो कुछ ना कुछ पहले वाले टॉपिक्स का कुछ ना कुछ पार्ट भूल रहा है ना। वो 100% जितना पहले तैयारी किया था वो याद नहीं है।
तो वैसे केसेस में शायद वो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो आप उस टाइम पे क्या करते थे? क्या आप उसमें पहले वाला पार्ट रिवाइज करते थे या जो करंट टॉपिक्स है उस पे ही फोकस करके उनको स्ट्रेंथन करते थे? अ, ऐसा मेरे साथ केमिस्ट्री और मैथ्स में होता था। केमिस्ट्री में मेरा जो 11 स्टार्टिंग का था वो मैं भूल गया था, तो वो रिवाइज करने के लिए मैंने ऐसा सोचा कि जो भी करंट टॉपिक चल रहा है वो करूँगा और उसके साथ कोई भी एक टॉपिक चूज़ करूँगा 11th के स्टार्टिंग का, उसको स्ट्रॉन्ग करने का, और उसकी एक बार नोट्स पढ़ूँगा ब्रीफली, और जो भी क्वेश्चंस है मॉड्यूल के उनको एक बार वापस करूँगा। सारे क्वेश्चन नहीं, जो भी डाउट्स आए हो या स्टार मैंने मार्क करे हो वो वाले। और फिजिक्स में आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग था इसलिए मुझे वैसा कभी लगा नहीं। खाली वेव्स के लिए लगा था एक टॉपिक, वो मेरा लास्ट तक वीक ही था, खाली वेव्स ही एक टॉपिक, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग और उन सब से हुआ स्ट्रॉन्ग लास्ट एंडिंग में। फाइन, ठीक है। पर हम जैसे कि 2 साल का जो स्टडी प्रिपरेशन का टाइम है वो बहुत लंबा है, बहुत सारे स्टूडेंट सिंसियर रहते हैं, लेकिन कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऐसे कुछ आ जाते हैं फैमिली में या फिर हेल्थ वाइज कि कुछ ना कुछ पार्ट 1 वीक या 2 वीक मिस आउट हो गया, जिसकी वजह से कोई ना कोई बैकलॉग क्रिएट हो गया। क्या आपके साथ ऐसा बैकलॉग कभी क्रिएट हुआ या ऐसा कुछ सिचुएशन आया आपके साथ? हाँ, मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ था। मैं क्लास के पीछे रह जाता था, तो तब मैं ऐसा सोच लिया था मैंने कि भले मेरा बैकलॉग हो लेकिन मैं क्लास के साथ ही चलूँगा, जो क्लास में पढ़ा रहे वो कंप्लीट पहले करूँगा और फिर टाइम मिलेगा तो ही मैं बैकलॉग का ध्यान दूंगा। तो उसके लिए ऐसा करता कि जब भी कोई वीक में टेस्ट नहीं हुई, उस सैटरडे संडे में मैं मेरे बैकलॉग पे ध्यान दे देता था या ऐसा। तो मतलब ये है कि एक छोटा सा बैकलॉग क्रिएट हो गया है, तो उसको अपन सिस्टमेटिकली, है ना, पूरा उस पे फोकस करके करंट को मिस आउट करे वैसा तो नहीं करना चाहिए। प्रायोरिटी तो जो करंट चल रहा है। प्रायोरिटी जो है वो तो करंट पे ही रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और आज के डेट में जैसे कि इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना बढ़ गया है, कोर्स कंटेंट या कोर्स अवेलेबिलिटी, या फिर आप बोलो कि भाई लेक्चर वीडियोस यूट्यूब पे इतने अवेलेबल्स है ना, और टेस्ट या मॉक टेस्ट के इतने सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल है। तो जब कोई स्टूडेंट इतना सारा कंटेंट या इतने सारे स्टडी मटेरियल को एक्सपोज्ड है, तो उसको परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या लेना चाहिए? जैसे आपके साथ भी ये हुआ होगा रिसेंट, मतलब में आई थिंक 3-4 ईयर्स से ये काफ़ी चल रहा है कि बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो आपने उसमें क्या स्ट्रेटेजी यूज़ किया? मैंने माइंड में यही रखा था कि मैं टीचर्स को फॉलो करूँगा और एक ट्रस्टेड सोर्स को, वो टीचर्स ही हुआ तो मैं ऐसा करता था कि मुझे भी बहुत मिलता था इंटरनेट पे कंटेंट, लेकिन वो सब इतना इररेलेवेंट होता है। फर्स्ट ईयर कॉलेज की चीज़ें पढ़ा रहे और ऐसा सब बहुत मिलेगा, केमिस्ट्री में भी बहुत मिलेगा, लेकिन वो सब को अवॉइड करना सीखो। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि तुम्हें सिलेबस पता होना चाहिए कि एडवांस में क्या आने वाला है, वो पता होना चाहिए। तो वो तो टीचर से ही हेल्प मिलेगी, तो वैसे हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट तो वहाँ ही निकल जाता है। ओके, फाइन। मतलब एक जो सबसे बड़ा एक वीक पॉइंट रहता है रैंडम स्टडी मटेरियल का कि उसका जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, और प्लस एक एलिजिबिलिटी या ट्रस्टेबल चीज़ नहीं रहती, है ना? सही बात है। नमन, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा, है ना? ह्यूमन है तो ह्यूमन का एक बिहेवियर रहता है कि भाई लाइकिंग और डिसलाइकिंग चाहते हुए या ना चाहते हुए डेवलप हो ही जाता है ना? तो माना कि भाई तीनों सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस देना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ना कोई सब्जेक्ट फेवरेट या कोई कम फेवरेट बोलो, या फिर किसी को अपन हो सकता है कि हेट भी करे, इस टाइप का एक टेंडेंसी हर एक स्टूडेंट का डेवलप हो जाता है किसी ना किसी सब्जेक्ट को लेते हुए। तो आपके साथ भी ऐसा था कि आपका कोई सब्जेक्ट फेवरेट था, कोई सब्जेक्ट मॉडरेट था, कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट वीक था, ऐसा कोई था आपके लिए? तब स्टार्टिंग में था ऐसा कि मुझे मैथ्स बहुत पसंद थी तो वो मेरा फेवरेट था, और मुझे केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम होती थी तो वो वीक था बहुत, इसलिए मैं उसको मतलब हेट करता था ऑलमोस्ट स्टार्टिंग में। पर फिर रिवीजन बहुत बार किया तो केमिस्ट्री भी फिर अच्छा ही लगने लगा था बाद में। बढ़िया। तो कोई स्टूडेंट सपोज, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सपोज कोई स्टूडेंट का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर अगर वीक है ना, तो क्या उसको कंप्लीटली उसको नेग्लेक्ट करना चाहिए? या जैसे आप बोल रहे हो कि आपने केमिस्ट्री, और शायद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट का केमिस्ट्री में एक हल्का सा ऐसा पार्ट रहता है, तो क्या आपने उसको केमिस्ट्री को कैसे सही ट्रैक पे लाया? मतलब एक आपके लिए उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था केमिस्ट्री के लिए, फिर आप उसको परफेक्ट की तरफ ले जा रहे हो, तो वो जर्नी आपका कैसे रहा? तो पहले तो
उसमें जो क्लास नोट्स होती है और वो सब पढ़ना चाहिए अच्छे से। और फिर जैसे किसी चैप्टर में कोई टॉपिक तो ऐसा होगा ही जो बहुत पसंद आएगा, तो पहले वो पढ़ना चाहिए जिससे हमें उस चैप्टर में और इंटरेस्ट आएगा, और फिर वीक टॉपिक्स की तरफ जाना चाहिए। तो इससे सब कुछ एक बार कवर होता जाएगा, और वैसे ही 1-2 महीने बाद वापस पढ़ना चाहिए, तो उससे फिर कवर हो जाएगा। मतलब कि ये कि पहले आप थोड़ा एक इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश करो, वीक मतलब जो आपका फेवरेट टॉपिक है उसको पढ़ो और फिर उसमें इन डेप्थ जाने की कोशिश करो। बढ़िया बढ़िया। राघव, आपसे एक क्वेश्चन है मेरा। 2 साल में काफ़ी सारा स्टूडेंट्स जो है 10th के बाद 11th आता है तो वो देखता है कि जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th में आते थे वैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिखते ही नहीं। 10th में 90, 95, 85 और यहाँ पे आपको दिखेगी 58, 48, 38%। तो कहीं ना कहीं हर एक के ऊपर कुछ ना कुछ प्रेशर रहता है, एनजाइटी रहता है। तो आपके साथ भी कभी जैसे कि मॉक टेस्ट कंटिन्यूस चल रहे हैं तो कभी कभार मॉक टेस्ट में मार्क्स अप एंड डाउन होता है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर भी क्रिएट होगा। तो क्या आपने भी ऐसा कोई सिमिलर सिचुएशन फेस किया है? 11th के स्टार्टिंग में मेरे साथ हुआ था। मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे। जैसे एक बार मेरे को एक टेस्ट याद आ रहा है जहाँ मेरे सिर्फ 30% के आसपास मार्क्स आए थे। तो पर उस वक्त मेरे को थोड़ा प्रेशर लगा कि बाकी सब बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं, मेरे क्यों कम आ रहे हैं। पर मैंने फिर टीचर से पर्सनली बात की और उन्होंने मुझे समझाया कि सिर्फ एक टेस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, और वो जो टेस्ट में कम मार्क्स आए उससे सीखने को मिलेगा। और मेरे भैया ने मुझे समझाया कि प्रेशर लेने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, और खाली जो चीज़ें नहीं हुई है उनको सीखना है। और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों नहीं हुई, या आती अपने को आती ही नहीं है या आती है और टेस्ट में नहीं हुई। तो वो उस पर मैंने इम्प्रूव करा उसको। बहुत ही बढ़िया आंसर है ना। मतलब आपने 2-3 पॉइंट बहुत ही अच्छे बताए है ना, जो स्टूडेंट्स को आई गेस जो हमारे साथ स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनको ध्यान में रखने चाहिए कि भाई एक बिग पिक्चर में कोई एक पर्टिकुलर टेस्ट में अगर आपका मार्क्स कम आता है तो वो एक बिग रीज़न टू वरी नहीं है। लेकिन रीज़न टू वरी ये ज़रूर है कि वो टेस्ट में आपका मार्क्स कम आया तो उसका रीज़न क्या था, है ना। बहुत ही बढ़िया। सो अब हम लोग कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पहले मैं कुछ मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा पहला क्वेश्चन नमन से है। नमन, मैथमेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पूरे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, और क्योंकि आपने फाउंडेशन से ही ये पढ़ना शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं मैथमेटिक्स के अंदर जो कि हमको फाउंडेशन के अंदर जिन पे अगर अच्छा फोकस करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा? हाँ, मैथ्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक चैप्टर्स है जो फाउंडेशन में अभी कर ले तो अच्छा है। जैसे इक्वेशंस, मतलब इनइक्वालिटी है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और पॉलिनोमियल्स है, फिर ट्रिग्नोमेट्री है, और थोड़ा वेक्टर्स, जो जितना फिजिक्स में एप्लीकेशन है वेक्टर्स का उतना आना चाहिए, और बेसिक मैथमेटिक्स क्योंकि वो फिजिक्स में बहुत काम आती है। ट्रिग्नोमेट्री आपने मेंशन किया है। ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होता है। राघव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था ट्रिग्नोमेट्री में और कैसे उससे डील किया? जैसे 11th स्टार्टिंग में मेरा ट्रिग्नोमेट्री वीक था। मतलब मुझे समझ में आता था पर मुझसे क्वेश्चन नहीं होते थे टेस्ट में। और तो उसके लिए तो मैंने प्रैक्टिस ही करा, मॉड्यूल के सॉल्व करे, और एडिशनल मैंने सेंगेज भी सॉल्व करी थी। ओके। परम, आप बताइए, मैथ्स के अंदर जैसे 11th 12th के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे, हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ टॉपिक्स होते हैं, तो पर्टिकुलरली अगर हम मैथ्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अंदर जैसे एसओटी है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके अंदर स्ट्रगल करते हैं। कुछ को अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आता है, या समझ में भी आ जाता है तो फॉर्मूले वगैरह किस तरह से अप्लाई किए जा सकते हैं वो नहीं समझ में आता, या क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं टेस्ट के अंदर, समझ में ही नहीं आता क्या करें। तो ऐसे चैप्टर्स से आपने कैसे डील किया था? तो मुझे भी इसमें दिक्कत पहले पहले होती थी, पर मैं टॉपिक वाइज बताता हूँ। जैसे एसओटी है, तो उसमें जब सर पढ़ा रहे तब प्रूफ्स को इग्नोर मत करो। प्रूफ को एक बार अच्छे से देखो, फिर भले आप वापस कर ना पाओ या जो भी हो, पर प्रूफ को देखोगे तो फॉर्मूला याद करने में बहुत आसानी होगी। तो फिर फॉर्मूलाज रेगुलरली रिवाइज करने पड़ेंगे। फिर पीएनसी जैसे है, उसमें तो विजुअलाइजेशन चाहिए आपका। जैसे कोई क्वेश्चन है तो उसका सही मेथड तो पता ही होना चाहिए, पर थोड़े गलत मेथड्स भी होते हैं जिससे अलग आंसर आ सकते हैं। तो वो आपको समझना है कि ये गलत क्यों है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन हो रहा है या फिर
मल्टीपल काउंटिंग ऐसा सब हो सकता है, तो वो भी आपको समझना है कि ये कैसे हो रहा है। फिर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स की ज्योमेट्री है, तो उसमें तो मैं बोलूँगा जैसे ही क्वेश्चन पढ़ो वैसे पेन पेपर हाथ में डायग्राम बनाने लगो तुरंत ही। तो डायग्राम से आपको बहुत फ़ायदा होगा। जैसे मॉड z माइनस जेड नॉट दिखा तो सीधा सर्कल बना दो पेपर में, तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी। कॉम्प्लेक्स नंबर की ज्योमेट्री अगर अच्छे से करनी है तो जो नॉर्मल ज्योमेट्री हम 2 डायमेंशन करते हैं वो भी अच्छा होना चाहिए, राइट? तो वो उसको सीखने में मतलब समझने में आसानी रहेगी। कुछ केमिस्ट्री के क्वेश्चंस अब हम लोग डिस्कस करते हैं स्पेसिफिकली। केमिस्ट्री, क्योंकि ऐसा माना जाता है मैथ्स में, जैसे हमने डिस्कस किया कि बहुत सॉल्व वगैरह करना पड़ता है, तो केमिस्ट्री में उधर काफ़ी याद करने का लर्निंग कंटेंट काफ़ी है। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स में इतना ज़्यादा सॉल्व करने की आदत हो जाती है तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसा लगता है कि भाई याद हमसे नहीं किया जाता है ना, तो वो एक कह सकते हैं कि एक वीक पॉइंट बन जाता है केमिस्ट्री के अंदर कि वो याद नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो उस प्रॉब्लम, क्या ऐसा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी था नमन? याद करने में दिक्कत होती थी या कैसे उससे डील किया? हाँ, ऐसे केमिस्ट्री में याद करने में प्रॉब्लम होती थी, पर उसके लिए पहले शॉर्ट नोट्स बनानी चाहिए। जैसे ऑर्गेनिक में कुछ नेम्ड रिएक्शंस होती है, उनकी नोट्स बनानी चाहिए और उनको याद करना चाहिए। हमारे तो ऐसा ही होता था कि टीचर्स ने कुछ रिएक्शंस लिखवा दिए और उनको वो रिएक्शंस वो पूछते थे क्लास में आकर, तो रोज़ 1 घंटा डेढ़ आधा घंटा वैसे कुछ रिवाइज करने का। और इनऑर्गेनिक में तो ऐसे हर रोज़ टाइम ऐसे फिक्स कर देने का कि आधा घंटा इनऑर्गेनिक पढ़ना ही है। जो चैप्टर बाकी हो, जो चैप्टर ख़राब लग रहा हो, जिसमें भूल गए हो, वो पढ़ना चाहिए। फिजिकल थोड़ा स्मूथ जाता है, उसको थोड़े वीक्स में रिवाइज करने का या मंथ्स में वो चलेगा। राइट, मतलब अपने इमोशंस को साइड में रख के और रेगुलरली डेली बेसिस पे हमको कुछ ना कुछ रिवाइज करना ही है उसके अंदर, और एक हैबिचुअल अगर वे में उसको करेंगे तो वो धीरे धीरे उसके अंदर इंटरेस्ट भी आने लग जाएगा, राइट? राघव, आप बताइए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपने कैसे डील किया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसके अंदर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, तो कैसे आपने डील किया उससे? स्टार्टिंग में तो थोड़ा याद करने में प्रॉब्लम होगी, पर सबसे पहले मैंने नोट्स एक बार रीड करी, याद तो नहीं कर पाया मैं, और मॉड्यूल रीड करी। पर जब पूरा पढ़ेंगे तो उससे ऐसा लगता है कि सिर्फ याद ही करना है, पर असली में लॉजिक है, हर रिएक्शन में थोड़ा तो लॉजिक है ही, तो उससे याद करने में बहुत इजी हो जाता है। और डेली रिवाइज तो करना ही पड़ेगा वरना भूल जाएंगे। परम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? मैं बोलूँगा कि जब टीचर पहली बार पढ़ा रहे तभी अच्छे से ध्यान दे दो, तो फिर बाद में भी याद करने में बहुत आसानी होगी। और कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती है जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, वो सब माइंड में होनी चाहिए, तो उससे हम कभी कभी खुद भी कर सकते हैं रिएक्शन, लेकिन हमेशा ये सही नहीं है। याद करने के साथ साथ समझना है, तो उससे बहुत फायदा। एनसीईआरटी का कितना महत्व है इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर, राघव? केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खासकर मेंस में पूरा पेपर एनसीईआरटी की एक एक लाइन से ही आता है। और फिजिकल के लिए तो फिर भी थोड़ा कम करे तो चल जाएगा, पर इनऑर्गेनिक तो पूरा करना ही है, और ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से ही। अगर अपन फिजिक्स का बात करें तो फिजिक्स में जैसे कोई स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक आएगा फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, फिर काइनामेटिक्स। ये दोनों ही कहने को तो फिजिक्स के हैं, लेकिन उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट मैथमेटिक्स का बहुत ही ज़्यादा है, चाहे वो कैलकुलस का हो, ट्रिग्नोमेट्री का हो, है ना, तो सीरीज सीक्वेंस एंड सीरीज का हो। तो इनिशियली स्टूडेंट फील करता है कि भाई फिजिक्स डिफिकल्ट है। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ था कि आपको भी इनिशियल टॉपिक जो है काइनामेटिक्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगा था? हाँ, मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट लगा था, क्योंकि उसके प्रीसीडिंग क्लासेस में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं था, तो मुझे ग्रैस्प करने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पर ऐसा था कि मैं तब भी रिवाइज करता था, और फिर मैंने ऐसा किया था 1-2 महीने बाद वापस फ्रेश रिवीजन किया था काइनेमेटिक्स का, तो मेरी ग्रिप उस पर स्ट्रांग हो गई। और फिर आगे जब जैसे चैप्टर्स चलते गए 11th में एनएलएम, फिर उनसे और स्ट्रांग हो गया। जैसे काफ़ी स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि काइनेमेटिक्स एक बार वीक रह गया, फिर अपन एनएलएम जा रहे हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, रोटेशन मोशन, फिर भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड एक डर रहता है कि काइनेमेटिक्स में वो इंक्लाइन प्रोजेक्टर वाले क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या रिलेटिव मोशन वाले नहीं बन रहे, या फिर जिसमें बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन लग रहा है वो नहीं बन रहे। तो स्टार्टिंग में स्टूडेंट का थिंकिंग ये रहता है,
लेकिन आप जैसे कि 2 साल का पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया इतने अच्छे तरीके से, तो आफ्टर व्यूइंग फ्रॉम द टॉप आपको कैसा लगता है कि काइनेमेटिक्स में स्टार्टिंग में जो डर है वो 2 साल के बाद वो डर रहता है या नहीं रहता? वो नहीं रहता, वो ख़त्म हो ही जाता है आगे के चैप्टर्स के साथ। क्योंकि आई थिंक मेजोरिटी उसमें हेल्प होता होगा आपको 11th और 12th में, जो आप 12th में जो स्पेसिफिकली मैथमेटिक्स के थ्रू शायद आपको। बहुत हेल्प होता है क्योंकि मैथ्स में भी कैलकुलस बाद में बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है, तो उससे इंटीग्रेशन का तो डर बिल्कुल नहीं होता है। हम्म। ठीक है, बढ़िया। राघव, मुझे आपसे जानना है, जैसे कि एक मोमेंटम होता है स्टूडेंट का, और वो मोमेंटम 11th से स्टार्ट होते 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 धीरे धीरे कुछ ना कुछ होते से मोमेंटम में हल्का सा डीप आता है। तो 11th के एंड में जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, स्पेशली फिजिक्स में अगर बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स है ना, पूरा हीट एंड थर्मल फिजिक्स है, वो पूरा का पूरा एक टर्म है, या फिर SHM वेव्स है, वो फिजिक्स का एक पार्ट है। तो उसमें कहीं ना कहीं एफिशिएंसी बच्चों की कम रहती है, या सॉल्विंग पार्ट कम रहता है। क्या आपका भी ऐसा था उस टाइम पे? वो क्योंकि 11th के एंड में फिज़िक्स में थोड़ा स्पीड से सिलेबस होता है, तो इसलिए मेरा भी वेव्स वीक था। पर SHM छोटा चैप्टर है, इसलिए उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई थी। पर खासकर वेव्स मेरा वीक था, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्विंग कम करी थी और उसमें थियरी बहुत ज़्यादा होती है जो मैंने अच्छे से समझी नहीं थी शायद। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने DC पांडे की थियरी पढ़ी थी अच्छे से और क्वेश्चंस करे थे, तो धीरे धीरे इम्प्रूव हो गया था एंडिंग तक। मतलब आप ये एम्फेसाइज करना चाह रहे हो कि स्टूडेंट को उस टाइम पे पर्टिकुलर जब जो पढ़ाया जा रहा है तब उसको वो वीक ना रहे, इसलिए उसको मॉड्यूल सॉल्यूशन या क्वेश्चंस सॉल्व ज्यादा करनी चाहिए उसी सेम इंस्टेंट पे। हाँ, क्वेश्चन तो करनी चाहिए, बट साथ में फिजिक्स के लिए थियरी भी पढ़नी चाहिए। किसी रेफरेंस बुक से, नोट्स के साथ रेफरेंस बुक से थियरी पढ़नी चाहिए और सॉल्व एग्जांपल्स करने चाहिए। ओके, ओके, फाइन, फाइन। हर एक सब्जेक्ट का डायनामिक्स अलग अलग है ना? तो परम, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या डिफरेंस आप फील करते हो एज कंपेयर टू फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री? फिजिक्स में कुछ ऐसे क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है जो फिजिक्स को बाकी सब्जेक्ट से शायद अलग बनाता हो? तो फिज़िक्स एक बहुत क्रिएटिव सब्जेक्ट है जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल सकते हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिज़िक्स, ज़्यादा मतलब सेम टाइप के नहीं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करने चाहिए फिज़िक्स में, तो उससे बहुत एडवांटेज होगा। और एक चीज़ ऐसी होती है कि केमिस्ट्री विल डिसाइड योर सिलेक्शन, बट फिज़िक्स एंड मैथ्स विल डिसाइड योर रैंक। तो वो ध्यान में रखते हुए फिज़िक्स को पढ़ो। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है ना? फिजिक्स में मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, एक बार अगर अपन ने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में शायद ग्रिप बना ली तो शायद फिजिक्स में भी वो ग्रिप रहे। बिल्कुल सही बात, ठीक है। रिवीजन जो है वो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी प्रिपरेशन का, और ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी स्टूडेंट्स काफ़ी रिवीजन करते हैं, और ऑब्वियसली जो टेस्ट देने जा रहे हैं फाइनल एग्जाम से पहले तो रिवीजन होता ही है। तो ये रिवीजन के लिए आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी, राघव? सबसे पहले तो जब 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ तो पूरा रिवीजन चैप्टर वाइज तो क्लासेस में कराया ही गया था, पर उसके साथ मैंने खुद का ऐसा करा था कि जो भी वो करा रहे क्लासेस में उन चैप्टर के मैं सबसे पहले मॉड्यूल पूरी तो आप इस सॉल्व नहीं कर सकता, पर जो भी मैं डाउट्स आए हैं स्टार मार के वो मैं सॉल्व करता था। फिर उसके बाद कोई रेफरेंस बुक से करता था और टाइम मिला तो सर से असाइनमेंट मांगता था। और फिर अगर कोई जैसे कोई सब्जेक्ट्स में वीक होता है टॉपिक्स, तो मैं अलग से सर से जाके पर्सनली वो सीखता था। खासकर वो मेरा केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में, को बीच में थोड़ी प्रॉब्लम्स आई थी, तो मैंने सर से पर्सनली जाके सीखा था वो। तो मतलब क्या तुमने वीकली रिवीजन के लिए कुछ टाइम डेडिकेट किया हुआ था, या डेली कुछ पुराना रिवीजन वगैरह करते थे, ऐसा कुछ? हाँ, डेली मैं पहले पिछले टेस्ट के डाउट देखता था। जैसे कि जो भी पिछले मंथ में टेस्ट हुए हैं तो उनके मैं सुबह 1 to 2 आवर्स में डाउट्स देख लेता था। और जब एक बार सिलेबस पूरा खत्म हो गया और उसके बाद जब एक पूरा रिवीजन करना था, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई? उसके लिए तो स्टार्टिंग से वही जो बताया, मॉड्यूल के सारे स्टार मार्क, फिर रेफरेंस बुक के। जेई एडवांस के अलावा भी काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो नमन, कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप अपीयर हुए? मैंने जेई के अलावा केवीपीवाई दिया और बिटसेट दिया। बस? अच्छा। परम, तुमने भी यही?
और एडिशनली थोड़े ओलंपियाड्स दिए थे। तो ये जो जितने भी एग्जाम्स हैं इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन, कब फॉर्म फिल करना है, क्या डेट है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कैसे मिलती थी? मैंने जेई के अलावा ज़्यादा एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे, सिर्फ केवीपीवाई और बिट सेट दिए थे एज अ बैकअप ऑप्शंस कॉलेजेस के लिए। अच्छा, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं इनके सबकी क्या डेट है, फॉर्म्स कब आने वाले हैं, फिर फॉर्म फिल करके सबमिट करने की क्या लास्ट डेट है, एग्जाम वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कैसे अपडेटेड रहते थे? पहले तो टीचर्स बताते थे किस एग्ज़ाम्स में फॉर्म फिल करने चाहिए, और जब डेट आती थी तब एक इधर से काउंसलिंग ऐसे सेशन होता था इधर उस एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनसे अपडेटेड रहता था। ओके, मतलब आपको यहाँ इंस्टीट्यूट से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती थी, राइट? ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अब किसी सबका पैटर्न अलग अलग है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स अलग अलग होते हैं, तो क्या इन सभी एग्जाम्स के लिए कुछ स्ट्रैटेजी, जैसे किसी में स्पीड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, किसी में एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए, या क्या अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपने अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई? जैसे लेट्स से हम एक एग्जाम्पल ले, जेई मेंस का पेपर दिया, जेई एडवांस का पेपर दिया, तो नमन आप बताइए, क्या जेई मेंस और एडवांस के लिए कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई थी? जेई मेंस में सिलेबस बहुत वास्ट है पर इतना डेप्थ में नहीं पूछते, और उसमें स्पीड स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का ऐसे इंपॉर्टेंस होता है, पर स्पीड का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। पर जब जेई एडवांस की बात होती है तब उसमें सिलेबस उसमें भी अच्छा ही बड़ा ही होता है, पर मेंस से थोड़ा कम होता है और चीज़ें डेप्थ में पूछते हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 50 to 55 होते हैं, और उसमें क्वेश्चंस का लेवल भी अच्छा होता है, तो एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करती है स्पीड से ज़्यादा। परम, बिट सेट के लिए आप बताइए कैसे किया था? बिट सेट मुझे लगता है इट्स कम्प्लीटली अबाउट स्पीड, तो क्योंकि उसमें क्वेश्चंस तो बहुत आसान पूछते हैं, लेकिन बहुत क्वांटिटी बहुत है, 180 क्वेश्चंस आई थिंक इन बिट सेट। तो उसमें स्पीड बढ़ाने के लिए तो हमारे कोचिंग मतलब बोथरा क्लासेस से टेस्ट बहुत सारी हुई थी, मॉक टेस्ट बिट्स की 15-20 मॉक टेस्ट हुई थी, तो वो सारी मैंने अपियर करी। और उसमें एक्स्ट्रा इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग होता है, वो करने के लिए भी वो तो टेस्ट का आप एनालिसिस करोगे तो उससे हो जाएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो केवीपीवाई का भी एग्ज़ाम लिखते हैं, तो राघव आपने केवीपीवाई के लिए कैसे प्रिपेयर किया? सबसे पहले तो क्लासेस से इंस्ट्रक्शन दिए थे कि प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करने हैं, और पहले मैंने वो करे और वो के वही क्लास में डिस्कस भी हुए। तो जो भी स्ट्रैटेजी थी कि उसमें ऐसा होता है कि सेक्शन 2 में क्या अटेम्प्ट करना है, तो वो सर के साथ डिस्कस करके मुझे पता चला कि मैथ्स थोड़ा हार्ड होता है, तो इसलिए मैंने मैथ्स अटेम्प्ट नहीं करा था सेक्शन 2 का उसका। परम, कुछ स्टूडेंट्स जैसे ऐसा होता है कि मेंस का पहला अटेम्प्ट लिखा, आई गेस आपके भी शायद थोड़े फर्स्ट अटेम्प्ट में रिलेटिव परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, बट सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट्स में आपने उसको काफ़ी इंप्रूव किया। तो फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आता है किसी स्टूडेंट का, तो उसको क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो आगे जो है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके? पहले तो फर्स्ट अटेम्प्ट के स्कोर से डीमोटिवेट तो बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ लाइक अ स्टेपिंग स्टोन, आपको उससे बहुत सीखने को मिलेगा। अभी तो आपकी पहली एग्ज़ाम होगी, मोस्टली जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट इज़ योर फर्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सो उससे आपको बहुत सीखने मिलेगा। पहले पहले एंग्जाइटी भी होगी, तो उससे स्कोर कम भी हो सकता है, इसलिए उससे जो भी सीखने मिले वो पेपर को देखो एक बार, उसके जो भी आपकी गलतियाँ हुई थी उसको एनालाइज करो और उसको सुधारो। और मैं एक बोलूँगा कि केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, तो वो मैंने बहुत अच्छे से करी नेक्स्ट अटेम्प्ट्स के लिए। किसी भी प्रोफेशन कहें या किसी भी कंपटीशन में कहें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या स्टडीज हो, एक माइंडसेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? और जब हम एक्चुअल में परफॉर्म करने जाते हैं तब उस टाइम का माइंडसेट एक अलग होता है एक प्रिपरेशन के माइंडसेट से, राइट? तो नमन, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका क्या माइंडसेट था पेपर लिखने जा रहे थे, जब पहला पेपर लिखने जा रहे थे तब का कैसा माइंडसेट था? एक पेपर हो गया उसके बाद, सेकंड पेपर के बाद कैसा माइंडसेट था, वो प्लीज शेयर करिए। पेपर 1 से पहले थोड़ा नर्वसनेस थी और एंग्जाइटी भी थी, पर एग्जामिनेशन हॉल एंटर करने के बाद जो जिस टाइम में सीटिंग अरेंजमेंट हुई और बैठा था, फिर एंग्जाइटी थोड़ी कम हो गई, और जैसे जैसे पेपर चालू होता गया, जैसे जैसे फ्लो आता गया, तो कॉन्फिडेंस भी आया, और पेपर के एंड तक तो कुछ नर्वसनेस थी ही नहीं।
और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में तो ऐसे सिर्फ पेपर हमें पहले ही सिखाया गया था कि पेपर 1 के बारे में कुछ नहीं सोचना है और फुल फोकस सिर्फ पेपर 2 पे रखना है, और पेपर 2 के लिए कोई नर्वसनेस भी नहीं थी, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर 2 वन हो जाने के बाद काफी, जब एक बार वो उस रेल्म में घुस गए तो फिर उसके बाद वो कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्डअप हो गया, पेपर 2 में इतना प्रॉब्लम नहीं आया, राइट? नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन राघव से है। राघव, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे साथ जो कि 11th-12th की प्रिपरेशन के साथ बाय डिफ़ॉल्ट बोर्ड रहता है, तो उसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है स्टूडेंट्स में भी और पेरेंट्स में भी कि अगर अपन बोर्ड का या एडवांस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो क्या उसके साथ बोर्ड का प्रिपरेशन हो जाता है? तो आपने अपने टाइम में, है ना, आपने जो अभी ये 2 साल स्पेंड किया, तो आप जब बोर्ड के एग्जाम को लेके देखते हो तो आपने उसके लिए क्या स्पेशल एफर्ट्स पुटअप किए ताकि आपका बोर्ड वाला जो पार्ट है वो वीक ना रहे? जो सबसे पहले तो क्लासेस में पढ़ाते हैं एडवांस के लिए, वो वही मोस्टली तो बोर्ड का कवर हो जाता है। पर फिर भी थोड़े ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो नहीं होते हैं कवर सब्जेक्टिव के लिए, तो वो स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में से मैंने पढ़े थे। और उसके बाद भी जो बच जाता है प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ क्लासेस में एग्ज़ाम ली थी, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, और वो पेपर चेक होके हमारे पास आते थे। तो पर उसके लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए, किसी बोर्ड्स ही पढ़े और यहाँ का फोकस कम करे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस का, और यहाँ का लिंक छूट गया तो आगे प्रॉब्लम होगी फिर। तो इसका मतलब आपने ओवरऑल बोर्ड्स में स्पेशली डेडिकेटेड एफर्ट्स एज सच बहुत ज़्यादा नहीं लगाए। तो क्या एक दो पैरामीटर्स आप अगर ब्रीफ करो, एक दो पैरामीटर्स, तो बोर्ड के लिए क्या ध्यान में रखना चाहिए बच्चों को? कि सबसे पहले तो जो नोट्स हमें होती है, नोट्स आती है तो क्वेश्चन हम लिख पाएंगे, और खाली लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो आप 1 to 2 months पहले चालू कर सकते हैं बोर्ड के, वो भी ज़्यादा हो गया, 1 month इज़ इनफ। और वही एनसीईआरटी एक बार ब्रीफली पढ़नी है फिजिक्स और मैथ्स की, केमिस्ट्री की तो कम्प्लीटली पढ़नी है, जो कि जेईई मेंस में भी काम आएगी। सही बात है, मतलब ओवरऑल एक थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का जो है, कॉम्पिटिटिव का आदत हो चुका रहता है एग्जाम खाली सॉल्व करने का, तो राइटिंग का प्रैक्टिस और एनसीईआरटी, ये दो आप ब्रीफ पॉइंट करना चाह रहे हो, ठीक है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, और धीरे धीरे सपोज अगर टेस्ट में मार्क्स कम आ रहा है तो एक माइंडसेट होता है कि भाई क्या मेरे से आईआईटी जेईई निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्या होगा आगे, नहीं होगा। तो एक ये वाला फेज बहुत सारे बच्चों के मन में आता है, हो सकता है कि आईआईटी जेईई निकले ना निकले, अगर ये नहीं आ रहा तो ये तो ज़रूर आएगा कि भाई क्या बिलो 500 रैंक आएगा कि नहीं आएगा। तो इस माइंडसेट से इस माइंडसेट से स्टूडेंट को कैसे बाहर आना चाहिए? पहले तो जैसे कंसिस्टेंटली अगर लो परफॉर्म कर रहे हो तो एक बार टीचर से बात करनी चाहिए, और कभी भी ऐसे रैंक के रिलेटेड पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, अंडर 500 आएगा कि नहीं, वैसे थॉट्स रखने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ प्रेशर ही बिल्डअप होगा, कुछ और फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। इसलिए अगर लो स्कोरिंग टेस्ट हो रहे तो एक बार कहाँ गलती हो रही है उसको एनालाइज करो, सर से डाउट्स पूछो और सर से कुछ पूछो कि कैसे इम्प्रूव करे, जो सर बताएंगे वही बेस्ट होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, बढ़िया। तो आप में से आप लोग का वीक सब्जेक्ट क्या था? वीक सब्जेक्ट अगर आप कंपैरेटिवली, खैर तीनों ही सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन आपके लिए वीक सब्जेक्ट क्या था? आपका वीक सब्जेक्ट मेरा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री था। आपका परम? मुझे हमेशा से मैथ्स लेंदी लगता है, तो वही वीक था। मतलब एक लेंदी पार्ट अलग हो गया, एक वीक पार्ट अलग हो गया, तो वो वाकई आपके लिए वीक था या लेंदी आपका था? मतलब मैं स्कोर नहीं कर पाता था मैथ्स। स्कोर, आप मैथ्स से स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा था आपके लिए, राघव? मेरा भी मैथ्स में ही अच्छा स्कोर नहीं होता था, और टाइम ज़्यादा लग जाता था पेपर में, तो मतलब मैथ्स की वजह से पेपर बहुत ज़्यादा बिगड़ते थे मेरे। तो हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो उनका भी कहीं ना कहीं मैथ्स या बोलो या फिजिक्स बोलो या केमिस्ट्री बोलो, कोई ना कोई एक सब्जेक्ट वीक रहता है। तो सपोज किसी एक सब्जेक्ट वीक है, तो आपके साइड से क्या सजेशन होगा स्टूडेंट के लिए कि वो पर्टिकुलर वीक सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? सबसे पहले तो अगर टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों गलती हो रही है और कैसे हो रही है। और अगर क्वेश्चंस इन जनरल असाइनमेंट में ही नहीं हो रहे हैं, फिर तो वो सर से जाके पूछना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, और सर से मतलब सर से ही अच्छे काउंसलिंग करे कि कौन से टॉपिक में कौन से टाइप के प्रॉब्लम में क्या गलती हो रही है। तो सर असाइनमेंट देंगे या फिर मॉड्यूल या जो भी दे रखा है उसमें ही वापस करने का बोलेंगे, तो उससे इम्प्रूव हो जाना चाहिए। मतलब आपका ये है कि प्रैक्टिस करो और सर के गाइडेंस के अंडर प्रैक्टिस करो तो। सर की गाइडेंस के अंदर प्रैक्टिस।
सो इस इंटरव्यू के हम एक फन सेक्शन पे मूव ऑन कर रहे हैं विच इज़ अ रैपिड फायर राउंड। बहुत जल्दी जल्दी मैं दो ऑप्शन दूंगा और उनमें से कौन सा आपके लिए प्रेफरेबल है ये बताना है, राइट? हैम्पर एक्सपेक्ट मत करना, हैम्पर यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, राइट? सो राघव, लिमिटेड सोर्सेज वर्सेस मेनी सोर्सेज, Limited sources. हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट हार्ड वर्क, Smart hard work. डेली वन सब्जेक्ट वर्सेस ऑल थ्री सब्जेक्ट्स डेली, All 3 subjects daily. चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या ईयर वाइज, Year wise. मॉड्यूल सॉल्विंग एज एन असाइनमेंट या मॉड्यूल सॉल्विंग एज टेस्ट, Module solving as test. continuous study for 3 hours versus 3 slots of 1 hour each with 10-minute break, Continuous study for 3 hours. group study versus separate study, Separate study. attitude versus aptitude, Attitude. quantity versus quality, Quality. param, reading versus writing, Writing. online versus offline, Offline. speed versus accuracy, Accuracy. sofa or bed versus table chair, Table chair. theory from class notes versus theory from reference books, Theory from class notes. doubt counter versus Google, Doubt counter. looking at the solution versus asking faculty, Asking faculty. sports versus mobile games, Sports. preparation as test match versus preparation as T20 Preparation as test match. test match. Okay. Naman, absolute performance versus relative performance, Absolute performance. new questions practice versus previous doubt revision, Previous doubt revision. keypad phone versus smartphone, Keypad. what do you prefer, chips versus nuts, Nuts. afternoon sleep versus power nap, Power nap. hesitant versus frank, Rank. self-made smart notes versus ready-made short notes, Self-made smart. what should be your approach while solving the assignment, objective versus subjective, Subjective. but while writing the test, objective या subjective? Objective. Okay. हाँ तो काफ़ी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि भाई प्रिपरेशन के टाइम पे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कब लगाया जाए, क्या वो पार्ट में किया जाए या ऑल टुगेदर साथ में किया जाए। तो आपने अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर जब लगाए तो वो आपने कौन सा उसमें टाइम चूज़ किया था या फिक्स किया था उसके लिए? मुझे तो सर ने ऐसा बोला था कि JEE एडवांस की एग्ज़ाम से 2 मंथ्स पहले से स्टार्ट करना और वो भी रिवर्स ऑर्डर में। तो मैंने 2009 से चालू करे थे और हर वीक में एक पेपर सॉल्व नहीं पेपर की तरह लिखता था। अच्छा, तो एग्ज़ाम के 2 मंथ्स पहले आपने जस्ट स्टार्ट किए थे। ओके ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन परम आपके लिए कि बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं 10th में भी 11th में भी कि करंट न्यूज़पेपर में कुछ ट्रेंड्स देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस अच्छा या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग अच्छा या फिर डेटा साइंस में जाना चाहिए, मशीन लर्निंग में जाना चाहिए, मैकेनिकल लेना चाहिए या मैकेट्रॉनिक्स लेना चाहिए। तो ये सब जो डिफ़िकल्टीज और डाउट्स आते हैं ब्रांच रिलेटेड, है ना, तो वो आप क्या उसके बारे में सोचते थे और आपने उसको कैसे, वो इशू को कैसे आपने रिजॉल्व किया? मैं तो सजेस्ट करूँगा कि उसमें ये तो टाइम वेस्ट ही है। एग्ज़ाम के पहले ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के बाद बोछरा क्लासेस में बहुत सेशंस होंगे और वो लोग पुराने स्टूडेंट्स को भी बुलाएंगे, तो उससे बहुत आइडिया मिलेगा कि हमें क्या आगे परस्यू करना चाहिए, क्या हमारा इंटरेस्ट है। वो सब एग्ज़ाम के बाद ही सोचना चाहिए। तब तक एग्ज़ाम पे ही फोकस रखो पूरा। दिस इज़ अ टाइम वेस्ट बिफोर द एग्ज़ाम। मतलब कि 2 साल में बिल्कुल ना सोचे, उस पे तो फोकस करे PCM पे और जस्ट आफ्टर द एग्जामिनेशन उसका डिस्कशन करे। ओके फाइन, ठीक है। नमन आप बताओ कि बच्चे इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई कौन से टेस्ट के लिए कितने अटेम्प्ट्स देने चाहिए, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितनी बार देना चाहिए, मॉक टेस्ट कितनी बार देने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एडवांस की बात की जाए या जेई मेंस की बात की जाए या बिट सेट की बात की जाए, तो आपने इन सब के कितने मॉक टेस्ट दिए थे ताकि एक सफिशिएंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप बोल सको उसको? मैंने बिट्स के लिए तो 10 to 15 टेस्ट दिए थे, जेई मेंस के लिए 20 to 25 और जेई एडवांस के लिए 25 to 30 मॉक टेस्ट दिए थे एडवांस से पहले। ये टेस्ट में आई थिंक आपका सफिशिएंट कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप। हाँ हाँ। ओके
बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन राघव आपके लिए। काफ़ी बार स्टूडेंट कंफ्यूज इस बात पे रहता है कि जब वो होमवर्क करने बैठे, पहला क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो मालूम पड़ा कि कुछ बच्चे ऐसे भी है कि सिंसियर तो डेफिनेटली वो है कि एक क्वेश्चन लिया और फिर पूरे के पूरे 2 आवर्स स्टडी टाइम पूरा एक क्वेश्चन को ही दे दिया, मतलब पूरा उस क्वेश्चन को ईगो पे ले लिया। तो क्या आपका क्या स्ट्रेटेजी था? सपोज कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट पार्ट आप क्या उसमें रोल देखते थे या फिर उसको कैसे डील करते थे? अगर पहले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको मार्क करके मैं छोड़ देता था, पर पूरा वो असाइनमेंट होने के बाद मैं उसको 5 to 10 मिनट्स और देता था, और फिर भी ना हो तो सर से पूछता था, पर सॉल्यूशन नहीं देखना चाहिए बुक के पीछे का। ओके, मतलब अगर कुछ टाइम में अगर नहीं हो रहा तो बेटर ये है कि पहले जो बन रहे क्वेश्चंस वो एटलीस्ट हो जाए, ताकि एक बेसिक लेवल का कंसेप्ट तो हर एक चैप्टर में डेवलप हो ही जाए। ओके ओके। नेक्स्ट परम, आप ये बताओ कि एक होता है नोट्स बनाना और एक होता है कुछ एक शॉर्ट नोट्स बनाना, हर एक का समरी बनाना। तो हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, उसमें कोई स्पेसिफिक में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज में आती है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाया जाए और कब बनाया जाए। तो उसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या था? तो मेरा स्ट्रैटेजी ये था कि जब कोई टीचर चैप्टर पढ़ा रहे तब ऑब्वियसली वो होमवर्क देंगे उस चैप्टर के क्वेश्चंस का, कोई या तो पूछ रहा कि मॉड्यूल से या तो फिर कोई रेफरेंस बुक से होमवर्क देंगे। तो जब उसका डिस्कशन हो रहा है, उसके डाउट्स जब क्लास में डिस्कस हो रहे हैं, तो जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ आ रहे हैं क्वेश्चंस में उनकी मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था। तो उससे बहुत हेल्प रहती। जैसे ही कोई मेरा डाउट डिस्कस हो गया तो उसका सल्यूशन मैं भी फिर बुक में लिख देता था, और एट द एंड ऑफ द चैप्टर पूरे पूरे चैप्टर में से मैं हाईलाइट कर देता था और एक बार वो साइड में लिख देता था। तो कितना आपको ये हेल्पफुल लगा, ये जो स्मार्ट नोट्स अगर अपन बनाते हैं, है ना, तो वो आपको मतलब किस वे में आपको हेल्पफुल था ये वाला पार्ट? तो जैसे एंड में आपके पास बहुत टाइम नहीं होता है, लास्ट मंथ में या फिर लास्ट वीक में, तो तब पूरा चैप्टर रिवाइज करने पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाई होगी तो उससे बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फटाफट चैप्टर रिवाइज हो जाए। यस एग्जैक्टली, जो वास्टनेस ऑफ द सिलेबस देखा जाए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का, 24 चैप्टर्स हर एक में लगभग तो है ही। तो लास्ट वीक या लास्ट मंथ में रिवीजन करने में स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प होगा अगर आपने सभी के लिए स्मार्ट नोट्स या शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। नेक्स्ट नमन, आप बताओ कि आपका स्ट्रेटेजी क्या होता था जस्ट बिफोर 2 days ऑफ द एग्जामिनेशन। आप 2 दिन पहले, 3 दिन पहले जब मालूम पड़ा एग्जाम आने वाला है, तो उस टाइम पे क्या माइंडसेट होता था? आप क्या सोचते थे, क्या पढ़ाई करते थे उस टाइम पे? 2-3 दिन पहले तो मैं सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ता था, और जो डाउट्स थे जैसे कोई रेफरेंस बुक या मॉड्यूल या कुछ टेस्ट पेपर्स के, वही देखता था और थोड़ा रिलैक्स रहता था, मतलब इतनी स्टडीज़ नहीं करता था। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो आखिरी 2 दिन में बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, है ना, तो आपका सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा? नहीं, आखिरी 2 दिन की में तो रिलैक्स ही करना चाहिए। 2 दिन की पढ़ाई 2 साल की पढ़ाई के ऊपर भारी नहीं पड़ सकती कभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा परम से है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जब प्रिपरेशन के टाइम पे टेस्ट लिखते हैं तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग जो है उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है गैस वर्क का, राइट? तो गैस वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए या कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैं कहता हूँ कि लिमिट में कर सकते हैं गैस वर्क, लेकिन आप करो उसके पहले ये सीखो कि गैस वर्क करना कैसे होता है। तो स्मार्ट गैस वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे अगर 4 ऑप्शन है तो ब्लाइंडली राम भगवान का नाम लेके तो नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको पहले तो कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए। फिर जैसे सपोज 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और लास्ट 10-15 मिनट्स में कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए, पूरे एफर्ट्स दे दिए, तो फिर कर सकते हैं उसमें गेस वर्क, लेकिन वो भी मतलब स्मार्ट गेस वर्क ही करना है। मतलब आपका कहना ये है कि हमें यहाँ भी प्रोबेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए। 25% प्रोबेबिलिटी के साथ नहीं गैस वर्क करना चाहिए, एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी हो सही होने की तो हमें गैस करना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग वाले क्वेश्चन में तो अवॉइड ही करना। अवॉइड ही करना चाहिए। वेरी गुड। राघव, काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हम जब 12th में पढ़ते हैं तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट हर चैप्टर से कहीं ना कहीं यूज आते ही हैं 12th के अंदर, और एंड तक आते आते ऐसा कुछ स्टूडेंट्स को लगने लग जाता है कि बहुत सारी चीज़ें तो हम 11th की भूल ही गए हैं।
तो क्या ऐसा कोई प्रोसेस है या क्या ऐसा कुछ आपने किया था जिसमें 12th में पढ़ते पढ़ते ही 11th के भी कुछ टॉपिक्स को ब्रश अप किया था? तो वो कैसे किया जाए 11th के टॉपिक्स को जो कि यूज भी आ रहे हों 12th में और एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हों? जैसे कोई टॉपिक्स है जो यहाँ तो 11th के वीक या बहुत टाइम से यूज़ में नहीं आए, उनके लिए तो स्टार्टिंग नोट से ही करना पड़ेगा कि नोट्स रीड करके और उनके मॉड्यूल सॉल्व करे वापस, फिर से पूरे ना करे, खाली डाउट्स वाले देख ले। और वो अगर वो भी इनफ ना आए तो कोई नई बुक सर से पूछ के सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि शायद 12th के एंडिंग में टाइम रहता है, जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो। काफ़ी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे काफ़ी काफ़ी दूर की जगह से ट्रैवल करके आते हैं और उनका एक कंसर्न रहता है कि सर हमारा ट्रैवल टाइम जो है वो, आई गेस नमन भी काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते थे यहाँ पर, राइट? तो वो ट्रैवल टाइम को यूटिलाइज करने का कोई तरीका है? हाँ, मैं से वस्त्राल से आता था बीआरटीएस में, तो वहाँ पर जैसे ही मुझे सीट मिलती थी तो मैं मोस्ट प्रोबेबली तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखता था, उसके नोट्स देखता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा राइटिंग वर्क नहीं होता था, तो वही पढ़ता था बस में। बस में। ओके। परम, आजकल जैसे इट्स एन एज ऑफ टेक्नोलॉजी और यहाँ पे मतलब काफ़ी सारे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको यूज़ भी करते हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, बट जैसे ये इंटरनेट और मोबाइल फोन्स आए हैं, इनका अच्छे से यूज तो किया जा सकता है बट ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट करते हैं, राइट? और अभी रिसेंट टाइम्स में इवन आफ्टर द कोविड सिचुएशन कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा मतलब इससे डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन जैसा फेज आया था? क्या ऐसे आपने उससे डील किया? मेरा ये फेज आया था, बहुत बार आया था। मैं इंस्टाग्राम पे, मेरा अकाउंट 8th स्टैंडर्ड से है और मैं बहुत एक्टिव यूज़र था इंस्टाग्राम का। तो और फेब्रुअरी मेंस तक मुझे याद है मैं यूज़ करता था। फिर मुझे लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं हो पाएगा। पहले से मुझे ऐसा ही लगता है कि ये तो सब मिथ्स है कि नहीं कर सकते सोशल मीडिया के साथ जेई, पर मुझे लगा मैं कर दूंगा। पर फिर मुझे पता चला ये तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैंने डीएक्टिवेट किया इंस्टा का अकाउंट। फिर यूट्यूब पे भी मेरा स्क्रीन टाइम 1-2 आवर्स का था डेली, तो उसको मैंने ऐसे यूटिलाइज किया, क्योंकि यूट्यूब उन्होंने ऐसा डिज़ाइन किया है ऐप कि आप एक बार अंदर घुस गए तो रिकमेंडेशंस इतने अच्छे आएंगे कि आपको बाहर आने का मन नहीं होगा कभी भी। तो मैंने ऐसा किया कि एक वीक तक खाली JEE के रिलेटेड सर्च करे, सब मेरी सर्च हिस्ट्री पूरी JEE से भर दी। तो फिर रिकमेंडेशंस भी वैसे आने लगे, तो उससे फिर एडवांटेजेस बन गया यूट्यूब मेरे लिए। और व्हाट्सएप पे भी हम हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप ने एक ग्रुप बना दिया व्हाट्सएप पे, जिसमें डाउट्स, टेस्ट पेपर जैसा सब आता था। तो वैसे व्हाट्सएप भी एडवांटेजियस हो गया। राइट, सो यू सजेस्ट कि कुछ चीज़ें हैं जैसे इंस्टाग्राम वगैरह, उनको तो बिल्कुल कंप्लीटली ऑफ कर देना चाहिए और बाकी जो चीज़ें हैं उनको कंस्ट्रक्टिव वे में अगर हम यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। राघव, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। ये मतलब जो अगेन एक कॉम्पिटिटिव है और बहुत मतलब एक अव्वल दर्जे का कॉम्पिटिटिव लेवल है यहाँ पे, तो इसके लिए नॉट जस्ट हार्ड वर्क, एक कंटिन्यूस मोटिवेशन या कंटिन्यूस इंस्पिरेशन भी चाहिए होता है। और विद इन द प्रिपरेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में कहीं भी मतलब डीमोटिवेट हो जाते हैं या मतलब इंस्पायर्ड फील नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे मतलब अपने आप को पूरा थ्रू आउट इतना मोटिवेटेड रखा कि कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क भी करते रहे और कंसिस्टेंटली कमिटेड भी रहे इस पूरे प्रोसेस को? सबसे ज़्यादा मुझे मोटिवेट मेरे भैया ने करा है। और पर कभी भी जब वो चेन्नई थे तब भी कितनी बार मेरे टेस्ट में कम मार्क्स आते थे या होता था, तो मैं सर से पर्सनली जाके पूछता था। तो सर मुझे पर्सनली सिखाते थे कि क्यों, क्या नहीं करना है, और कुछ भी हो जाए कम मार्क्स आए तो भी चलता है। और कितनी बार तो सर सामने से मुझे फ़ोन करके समझा देते थे। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट करा है कि प्रेशर नहीं लेने के लिए। तो ये जो भी हम लोगों ने अभी इंटरव्यू किया है, आई होप कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होंगे वो ये इंटरव्यू देख के काफ़ी सारी चीज़ें उनको और सीखने को भी मिलेगी और काफ़ी सारे डाउट्स भी उनके क्लियर हुए होंगे। क्या परम, एक एक करके हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं कि क्या आपका जो भी यंग एस्पिरेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख के इंस्पायर भी होंगे, सीखेंगे भी सही, आपकी तरफ से कोई मैसेज है उन स्टूडेंट्स को कि उनको क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा कि फर्स्ट पॉइंट तो डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड ही करना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट, आपको एक वर्लपूल ऑफ इररिलेवेंट क्वेश्चंस मिलेगा, तो उससे बचना है आपको, उसमें पढ़ नहीं जाना है। क्योंकि इसमें तो जैसे केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इतना वास्ट है, आप जितना पढ़ोगे आपको लगेगा कि ये तो कम ही है और पढ़ना चाहिए मुझे, पर छोड़ना सीखो, कब लिमिट आ गई है वो सीखना चाहिए। और दूसरा मैं बोलूँगा कि एक पैशन होना चाहिए, डेडिकेशन से, कि हमें आईआईटी जाना ही है और जाना ही है, तो वैसे पैशन और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए। नमन, पेरेंट्स का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे प्रोसेस के अंदर। और हम इंस्टीट्यूट के अंदर आके पढ़ते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ टाइम काफ़ी सारे स्टूडेंट्स घर पे ही बिताते हैं पेरेंट्स के साथ। सो डू यू हैव एनी एडवाइस और एनी सजेशन फॉर द पेरेंट्स ऑफ द एस्पायरिंग स्टूडेंट्स? बस यही, पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है जेई में। और मेरे पेरेंट्स का भी मतलब मेरे पे बहुत बड़ा मतलब हाथ रहा है उनका। मैं जैसे कि उनको मेरे फेस से पता चल जाता था कि आज मेरी टेस्ट अच्छी नहीं नहीं गई है और मैं थोड़ा दुखी हूँ, तो वो मुझे खुद मोटिवेट करते थे। या अगर उनसे भी ना रहा तो वो टीचर्स को फ़ोन करते थे, तो फिर टीचर्स मोटिवेट करते थे। मेरी यही एडवाइस है कि उन्हें मटेरियली सपोर्ट करने के साथ साथ ऐसे केयर दो जिनसे वो बात शेयर करे, और प्रेशर प्रेशर में बिल्कुल ना आने दो, और मोटिवेट करो हमेशा। तो हम नेक्स्ट राउंड की तरफ चलते हैं इंटरव्यू में, जहाँ पे हम ऐसे कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो जनरली स्टूडेंट्स या पेरेंट्स के लिए एक ऐसा पॉइंट हो जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये मिथ है, कुछ लोग बोलते हैं ये फैक्ट है। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर। तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि हमारे जो टॉपर्स हैं वो इस पॉइंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो स्टार्टिंग है राघव। राघव बताओ यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सीबीएसई बोर्ड इज बेटर देन जीएसईबी बोर्ड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्या लगता है आपको, ये मिथ है या ये फैक्ट है? ये मिथ है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे कि हमारे ग्रुप में ही ले लो, मैं और नमन गुजरात बोर्ड से है और परम सीबीएसई से है, तो कोई डिफरेंस ऐसा आया नहीं था हम लोगों की स्टडीज़ में। तो आपके लिए आप ये बोल रहे हो कि ये क्या है, मिथ। ओके फाइन। सेकंड, अटेम्प्टिंग मेनी क्वेश्चन रिजल्ट्स इन मोर मार्क्स। टेस्ट में अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मार्क्स बढ़ ही जाएगा। ये भी गलत है, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो चांसेस है कि रॉन्ग हो या आप केस वर्क से कर रहे हैं। तो मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप कम करें पर एक्यूरेसी के साथ करें। ओके। थर्ड, कि इफ यू हैव अ वेरी गुड रैंक इन मेंस देन एंड देन ओनली यू विल स्कोर अ वेरी गुड रैंक इन एडवांस। क्या लगता है आपको ये भी मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अगर मेंस में अच्छा है तो एडवांस में भी अच्छा है, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस बात पे नर्वस भी हो जाते हैं जेई मेंस अटेम्प्ट देने के बाद कि मेंस में अगर रैंक खराब आया तो वो काफ़ी निराश हो जाता है कि एडवांस में भी नहीं आएगा, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल कि अगर आपका मेंस में खराब रैंक आया तो एडवांस में भी खराब ही आएगा। थर्ड, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड एडवांस देन योर बोर्ड प्रिपरेशन विल बी ruined। काफ़ी पेरेंट्स का ये डाउट ज़रूर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि अगर जो एडवांस में करा रहा है क्लासेस में तो वो उससे ही बोर्ड का भी कवर हो जाता है। Okay, fine. One more. If you are solving many books, then and only then you will get a better rank or better score in competitive examination. ये भी मिथ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो भी आप कर रहे हो वो पूरा अच्छे से करें और उसके डाउट्स कंप्लीटली सॉल्व करें टीचर से पूछ के। 2 बुक करे, 1 बुक करे, सही से करे, वो बेटर एज कंपेयर टू मैनी बुक्स। ओके फाइन। नेक्स्ट, परम के लिए कुछ क्वेश्चन है, मिथ वर्सेस फैक्ट। योगा एंड मेडिटेशन और एनी अदर मेंटल एक्सरसाइज इज गुड फॉर योर ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये तो फैक्ट है, क्योंकि योगा से आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत बढ़ती है, और आपको यू कैन फाइंड इनर पीस विथ योगा, और उससे आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे आपकी स्टडीज़ पे। Okay, fine. Only those students have started from foundation can clear IIT with a better rank. दिस इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज हमारे साथ भी बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनकी बहुत अच्छी रैंक आई है और उन्होंने 11th से ज्वाइन किया था। थोड़े लोग तो उससे भी लेट करते फिर भी अच्छा कर पाते। तो वो खाली आप पे ही डिपेंड करता है कि आप कितने फोकस्ड हो। Okay, मतलब आपके लिए ये एक मिथ है कि भाई खाली फाउंडेशन वाले स्टूडेंट ही अच्छा कर सकते हैं। Okay, fine. Next, a regular student who attended the regular school can't score well in competitive exam. नहीं, ये भी मिथ ही है। ये सही है कि आपको सपोर्टिव स्कूल से टाइम का एडवांटेज मिलेगा, लेकिन रेगुलर स्कूल में भी बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है उसके भी। मतलब स्कूल में जो
आपको फ्री टाइम मिल सकता है, उसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, या फिर स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो भी आपको काम आ सकता है मेंस और एडवांस में। तो ये डेफिनेटली अ मिथ। ओके। काफ़ी सारे स्टूडेंट का गोल रहता है कि उनका भी बहुत बढ़िया रैंक आए, ए अंडर 500, ए अंडर 50 आए। वो लोग ये सोचते हैं कि वन नीड टू स्टडी अराउंड 12 to 15 आवर्स डेली, है ना? तो आपका क्या टाइम टेबल था, या ये आपको क्या लगता है मिथ है या ये फैक्ट है? तो बहुत गलत ही बात है। मतलब हम तीनों 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम पढ़ते थे, और जो भी पढ़ो एफिशिएंटली पढ़ो। ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़्यादा पढ़ लोगे तो ज़्यादा, अगर 12 घंटे में से 5 घंटे ही एफिशिएंटली पढ़े तो कोई फ़ायदा ही नहीं है बाकी के 7 घंटे का। जितना भी पढ़ो एफिशिएंटली पढ़ो, वो ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। नेक्स्ट, वन नीड टू बी सुपर इंटेलिजेंट टू क्रैक एडवांस। नो वन इज सुपर इंटेलिजेंट, पहली बात तो यही है। और नहीं, मतलब इसमें तो आपकी सिंसियरिटी पे ही डिपेंड करता है, आपका हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, तो ऐसी तो कोई बात नहीं। ओके ओके। नेक्स्ट फ्यू सेट ऑफ क्वेश्चन फॉर नमन। एक बहुत जनरल एक प्रॉब्लम रहता है, कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में, दैट दे थिंक दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस, मोस्ट लाइकली ऑल अदर एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो गेट डन। ये फैक्ट है, क्योंकि एडवांस की स्टडीज से आपके मतलब जो करिकुलम है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट्स में बहुत डेप्थ में होती है, और उससे बाकी सारे एग्जाम्स निकल जाते हैं। Okay, fine. Next, all the subjects are almost equally important from the exam point of view. ये भी फैक्ट है। Certain chapters contain majority of the question in examination. ये मिथ है, क्योंकि पेपर किसी ने देखा ही नहीं है। अब कोई साल में किसी एक टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज हो, किसी में सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये भी करना गलत हो जाएगा कि कुछ स्पेसिफिक चैप्टर को ही फोकस कर दिया जाए, वो भी अपने आप में एक गलत स्ट्रेटेजी है। कुछ तो इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं 2 चैप्टर्स के। तो नेक्स्ट, 10th बोर्ड परसेंटेज इज अ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर वेदर यू आर फिट फॉर आईआईटी एडवांस और नॉट। ये डेफिनेटली मिथ। 10th बोर्ड तो कुछ इंडिपेंडेंट है जेई एडवांस से। मतलब ये कहने देना गलत होगा कि 10th में अगर 80% या लेट्स से 65% आया तो दैट पर्सन इज अ पर्सन, ही और शी इज नॉट फिट फॉर एडवांस। ये गलत है कहना। गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, वन नीड नॉट सॉल्व द अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग क्वेश्चन ऑफ द पेपर, इंस्टेड वी कैन रिफर टू द सॉल्यूशन ओनली। ये मिथ है। जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तब तक कुछ नया सीखने को ही नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन देख लेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस जो राइटर है उनकी तरह हो जाएगा, खुद का कुछ अलग थॉट प्रोसेस आएगा ही नहीं। फिर टेस्ट में कोई नए क्वेश्चन आएंगे तो स्ट्राइक बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब बेसिक ऑफ द क्वेश्चन पता रहना चाहिए और अपना एक ओरिजिनल क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप करना इन अ लॉन्ग रन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये बहुत सारे ऐसे अपन ने कुछ फैक्ट डिस्कस किए, मिथ डिस्कस किए, जो स्टूडेंट और पेरेंट्स के माइंड्स में जनरली रहते हैं। तो स्टूडेंट और पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे साथ देख रहे होंगे ये वीडियोस, तो आई गेस कि उनका ये बहुत सारा मिथ या जो उनको कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, शायद उनका वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के हमारे इस इंटरव्यू में हमने यहाँ पे देखा कि भाई कैसे टॉपर्स जो ऑल ओवर इंडिया टॉप अंडर 100 रैंक लेके आए हैं, उन्होंने अपने लाइफ में 2 साल में कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कैसे किया, कैसे बहुत सारे हडल्स को ओवरकम किया, फाउंडेशन कोर्सेस में क्या किया, रिवीजन स्ट्रेटेजी में क्या किया, जब कोई एक वीक पॉइंट आता है तब क्या किया। तो इनका एक पूरा लाइफ का जो इनसाइट है हमें जानने मिला, हमारे स्टूडेंट्स को जानने मिला। सो फॉर दैट इनसाइट जो आपने हमारे साथ शेयर किया उसके लिए रियली थैंक यू, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट और पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके लिए ये जो इंटरव्यू है वो एक बहुत बड़ा एक होप का रीज़न होगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट हो सकता है कि डिमोटिवेट होते समय भी ये इंटरव्यू देख रहे हो, तो उनके लिए भी एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जो स्टेटमेंट्स आपने बोले हैं, जो एक्सपीरियंस आपने शेयर किए हैं, उसके लिए रियली थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।